है ना, जो गोल्स है जो हमें अचीव करने हैं वो सस्टेनेबिलिटी, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं इट्स कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या है? नेचुरल कैपिटल स्टॉक मस्ट बी मेंटेन्ड और इंप्रूव्ड। हाँ जी मेरे सीएसडब्ल्यूटी वाले बच्चों, बेटा आज करेंगे चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बढ़िया तरीके से रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें बात कर रहे हैं बेटा एनवायरमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट की। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक कंपनी के ऊपर इंपैक्ट डालती है एनवायरमेंटली, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनवायरमेंटल गवर्नेंस है ही क्या? द सिस्टम ऑफ ऑल द रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसेसेस गाइडिंग द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल गवर्नेंस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? गवर्न करना किसी चीज को, कि वो सही तरीके से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो रूल्स, वो प्रैक्टिसेस या वो प्रोसेस जो गाइड करता है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को, ठीक है ना, वो वाली गवर्नेंस। इन्वॉल्व द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और सिटीजन सब कवर्ड होते हैं इसमें। एक्सटेंडेड बियॉन्ड गवर्नमेंटल रेगुलेशन एंड इंक्लूड डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस को सही तरीके से चलाना है तो दीज टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस आर मैंडेटरी। ठीक है ना, खुद से ही करने वाली चीजें होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को आप लॉन्ग टर्म तक चला सकते हो, राइट बच्चों। चलो, तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस में क्या क्या कवर्ड होता है जल्दी से देखेंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बुक के ही पॉइंट्स हैं आपके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इस टॉपिक से अगर बनेगा आपके पास कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, व्हाट आर दी फीचर्स, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं, खास करके पार्ट बी में ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा। डायरेक्ट टॉपिक्स हैं आपके पास, डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आईसीएसआई ने सजेस्टेड क्वेश्चंस भी डाले जिनसे साफ पता लग रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। समझ गए? कोई केस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आपको घुमा फिरा के नहीं दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करो किस बारे में बात हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा बेटा सीएसडब्ल्यूटी लेवल पर। एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप जब जाओगे तब होगा वो सब, ठीक है ना। तो लेट्स सी एनवायरमेंटल गवर्नेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कवर है। सबसे पहले इट्स सपोज्ड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह की डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले, सस्टेन हो, ऐसा ना हो कि एक्सप्लॉइट कर दो आप सारे रिसोर्सेज को। इट इज ऑफन यूज्ड एज इन जेनरिक टर्म, इट डील्स विद द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय ह्यूमंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जो ह्यूमंस ने वर्ल्ड को अफेक्ट किया है, हम जो डेवलपमेंट के चक्कर में रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात होगी इसमें। इट डिमांड्स मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और इवन होलिस्टिक अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब समझते हो, दूसरे कंसेप्ट्स को भी इन्वॉल्व करना, जो दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे हम कह सकते हैं डिसिप्लिन, दूसरे एरियाज को भी कवर करना। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और होलिस्टिक अप्रोच मतलब स्ट्रिक्ट अप्रोच, रिजिड अप्रोच, ठीक है ना। इट हैज टू इंटीग्रेट एंड रिकंसाइल डिफरेंट डेवलपमेंट व्यू पॉइंट्स, अपने डेवलपमेंट पॉइंट्स या नजरिए को बदलना। इट सीक्स टू कोऑर्डिनेट साइंस, सोशल साइंस, पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग के बारे में बात होती है। इट शुड आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज एड्रेस दी थ्रेट एंड प्रॉब्लम्स। कोई भी चीजें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी तरह का इंपैक्ट डालती है, उन सबको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। इट स्ट्रेसेस स्टीवर्डशिप रादर देन एक्सप्लॉयटेशन। स्टीवर्डशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है, यानी कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। और भी है, इट इज प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव प्लानिंग समझते हो ना, पहले से ही प्लान कर लेना, यानी प्री डिटरमाइंड चीजें पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना चीजों को, ताकि बाद में उसका इफेक्ट गलत ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, राइट। इट इज जनरली एम्ब्रेसेस द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। तो इट इज मोर लाइक द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, नॉट द एक्शंस व्हिच आर टेकन आफ्टर दैट। दीज आर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो आप पहले से अगर प्रिकॉशन करके चलेंगे, गवर्नेंस आप अच्छी फॉलो करेंगे, तो कोई मुश्किलें आएंगी नहीं, राइट। तो इट रिकॉग्नाइजेस द डिजायरेबिलिटी ऑफ द मीटिंग एंड इफ पॉसिबल एक्सीडिंग द बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना। रिकॉग्नाइज क्या करता है? डिजायरेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंड पॉसिबल एक्सीडिंग द ह्यूमन नीड्स को मीट करना। द टाइम स्केल इन्वॉल्व द एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म एंड कंसर्न रेंजेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। मतलब टाइम रेंजेस को भी कवर करता है, और उसके अलावा ग्लोबल लेवल पर, लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक हर एरियाज को कवर किया जाता है बेटा, ठीक है ना। चलो, नाउ रीजन फॉर अडॉप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, यही क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट आपका, कि क्या रीजंस है एनवायरमेंटल गवर्नेंस प्रैक्टिस को, अप्रोच को फॉलो करने के, एनवायरमेंटल गवर्नेंस करने के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एनवायरमेंटल गवर्नेंस फॉलो करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं प्रैग्मेटिक रीजंस है, कुछ हो सकते हैं प्रैग्मेटिक रीजंस। फियर और कॉमन सेंस मेक पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अवॉइड अ
प्रॉब्लम, जब हमें फियर होता है या कॉमन सेंस होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। तो एक प्रैग्मेटिक रीजन है। प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब ही क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो जब कोई प्रैक्टिकली कोई चीज सामने आती है तो उससे डील करना पड़ता है, राइट। तो उससे पहले ही अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो हमें उसको डील नहीं करना पड़ेगा बाद में, राइट। फिर आता है डिजायर टू सेव द कॉस्ट। ये बुक की लैंग्वेज है बेटा। इट मे बी बेटर टू अवॉइड द प्रॉब्लम और काउंटर देन सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या करना चाहिए हमें, अवॉइड करना और काउंटर देम टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे पॉल्यूशन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ह्यूमन डेथ्स, कॉस्टली लिटिगेशंस। देयर मे बी एडवांटेज इन द वेस्ट रिकवरी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन करना, तो ये हमारा एक रीजन है। कंप्लायंस फॉलो करना, इंडिविजुअल, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, स्टेट्स एंड सो मेनी बी रिक्वायर्ड बाय लॉज, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू टेक द केयर ऑफ द एनवायरमेंट। तो देयर आर मेनी कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट, कंपनी, स्टेट सब फॉलो करते हैं, है ना। क्यों करते हैं फॉलो, क्योंकि अगर कंप्लायंसेस सही होंगे तो कंपनीज अच्छे तरीके से रन कर पाएगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर पाएगी, सोशल वेलफेयर कर पाएगी, राइट। शिफ्ट इन द एथिक्स, रीजन रिसर्च एजेंसीज, मीडिया हाउसेस, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज में ट्रिगर न्यू एटीट्यूड्स, एग्रीमेंट्स एंड लॉस। तो अगर आप एनवायरमेंटल गवर्नेंस को नहीं करते फॉलो तो क्या हो सकता है, उसके अंदर न्यू एग्रीमेंट, न्यू एटीट्यूड, न्यू एग्रीमेंट और न्यू लॉस बन सकते हैं, राइट। और रिसर्च एजेंसीज ऑलवेज इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो इसलिए आपको एनवायरमेंटल गवर्नेंस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस में लीड टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जितना ज्यादा आप एनवायरमेंटल गवर्नेंस फॉलो करेंगे सही तरीके से, इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगा। मार्केट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डेवलप होगी, यूज ऑफ रिकवर्ड वेस्ट होगा, मोर सिक्योर एंड एफिशिएंट एनर्जी एंड रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, एनर्जी का बेस्ट यूटिलाइजेशन और रॉ मटेरियल का कम से कम वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। देयर में बी एडवांटेज ऑफ इंटरनलाइजिंग दी एक्सटर्नैलिटीज। इस बात का मतलब समझते हो बेटा, अगर आप एक्सटर्नैलिटीज को इंटरनलाइज कर लोगे, यानी कि जो कॉस्ट आपकी वजह से सोसाइटी को बेयर करनी पड़ रही है आपके बिजनेस की वजह से, उस कॉस्ट को जनरली बिजनेसेस अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, और इंक्लूड नहीं करते इसलिए उसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसी को बोलते हैं इंटरनलाइज करना, पर नहीं करते इंटरनलाइज। और अगर इंटरनलाइज कर लेंगे तो क्या होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस डिसीजंस होंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस है, अगर आप एक्सटर्नैलिटीज को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर लोगे, यानी कि इंटरनलाइज कर लोगे उन एक्सटर्नैलिटीज को, तो आपके फ्यूचर डिसीजंस उसी अकॉर्डिंग होंगे, और फिर आप धीरे धीरे करके एक्सटर्नैलिटीज को भी रिड्यूस कर सकते हो, राइट। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीधा सा वर्ड, डायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट मतलब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, छोटी क्लास से कई बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, सोशल स्टडीज वगैरह पढ़ते थे, है ना। तो सस्टेनेबल वर्ड का मतलब ही क्या है, कि वो चीज या वो डेवलपमेंट इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि आप उसको सस्टेन्ड तरीके से लंबे समय तक चला सके। सस्टेन करके रखने का मतलब क्या होता है, कि खत्म ना हो जाए वो चीज। तो डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो डेफिनेशन देखते हैं, मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, आज ही सारे एग्जॉस्ट ना हो जाए, है ना। इंटीग्रेटिंग द एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू द ऑपरेशंस। किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, यही लैंग्वेज है बुक में, और सीधा सीधा बोला जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, एनर्जी एफिशिएंसी, सपोर्ट टू कल्चरल इवेंट्स, इंप्रूव्ड एचआर प्रैक्टिसेस एंड चैरिटेबल डोनेशंस। तो जितना ज्यादा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करोगे, ये सारी चीजें इकोनॉमी में सही तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से फॉलो होंगी, ठीक है ना। चलो, 3 कोर गोल्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अगर सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो 2 क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर दी 3 मेन गोल्स, ठीक है ना। या फिर अलग से गोल्स भी पूछ सकते हैं आपसे, है कि नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, पॉवर्टी रिडक्शन करना, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, इक्विटी होना चाहिए, वेलबींग और कम्युनिटी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, कंजर्व करना चीजों को, रिसोर्सेज को मैनेज करना सही तरीके से। तो ये हमारे 3 मेन गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो तो ये 3 गोल्स हमें अचीव करने हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, दोनों पैराग्राफ आपकी बुक में अलग से दिए हुए हैं। डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर दोनों के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, या कंपैरिजन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, ऑन गोइंग फंक्शन है सस्टेनेबिलिटी इज ऑन गोइंग फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, जो चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट इज गोइंग ऑन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस एम्ड एट अचीविंग द सस्टेनेबिलिटी। एक प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस जिसके अंदर हम सस्टेनेबिलिटी करते हैं, है ना। मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलना। इट इंप्लाइज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर वेलबींग, वेलबींग की डिमांड इंक्रीज होना इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर्ड वाया कैरिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना ज्यादा
आप हमारे रिसोर्सेज जो है वो कितनी कैपेसिटी कैरी करते हैं, कितने हद तक हम उनको यूज कर सकते हैं, किस हद तक हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। और मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कितनी है। यहां पर क्या इन्वॉल्व दी बैलेंसिंग ग्रोथ विद द लिमिट्स, ग्रोथ को बैलेंस करना लिमिट्स के साथ। तो बेसिक मीनिंग अगर बात करें, सस्टेनेबिलिटी इज द गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस टू अचीव दोस गोल्स। ठीक है ना, जो गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं वो सस्टेनेबिलिटी है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग और वीक सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या है, नेचुरल कैपिटल स्टॉक मस्ट बी मेंटेन्ड और इंप्रूव्ड। जितने भी नेचर से हमें कैपिटल स्टॉक मिल रहा है, अगर हम उसको सही तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं या इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है ना। नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल कैपिटल विद मैनमेड कैपिटल। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे आप, नेचुरल कैपिटल को मैनमेड कैपिटल के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। ठीक है ना, मैनमेड कैपिटल को अलग तरीके से यूज करा जा रहा है, नेचुरल अलग तरीके से यूज हो रहा है। एग्जाम्पल में अवॉइड डिप्लीटिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जल्दी से रिन्यू नहीं होते या होते ही नहीं रिन्यू, उनको डिप्लीट यानी उनका यूज कम से कम करना ताकि वो बच सके, है ना। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस में भी एक्सेप्टेड टू अचीव द सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करा जा सकता है इसके अंदर, यानी ह्यूमन नीड्स को कम करके, राइट। यहां पर क्या है, वीक सस्टेनेबिलिटी में नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, कर दो सब्स्टिट्यूट भैया जो करना है टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, मतलब जितना एक्सप्लॉइट करना है कर दो, और फोकस ऑन मेंटेनिंग द टोटल कैपिटल स्टॉक। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो नेचुरल कितना है, मैनमेड कितना है, कितना बचाना है कितना नहीं। तो वीक सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द कैपिटल स्टॉक। तो ये होगी वीक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएट्स बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो इनिशिएट करे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, जो आपकी हेडिंग लिखी है, समझ रहे हो, कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आज तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, सीधा है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट देखते हैं सबसे पहले। इट वाज लॉन्च इन 2000 टू ब्रिंग द कंपनीज टुगेदर विद यूएन एजेंसीज के साथ मिलाया लेबर एंड सिविल सोसाइटीज टू सपोर्ट द 10 प्रिंसिपल्स आएंगे इसके अंदर इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट, लेबर एंड एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। बेटा कौन कौन से एरिया कवर हो रहे हैं इसमें, ध्यान से। ह्यूमन राइट के बारे में बात हो रही है, जो प्रिंसिपल्स बनाए वो किस किस के रिगार्डिंग बनाए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फिर लेबर के रिगार्डिंग, और हमारा बना एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। तो इन चीजों के लिए हमने प्रिंसिपल बनाए, इसके अंदर देखेंगे अभी। और द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इनिशिएटेड बाय बिजनेसेस दैट आर कमिटेड टू अलाइनिंग देयर ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेबर। मतलब हमने उनको कवर किया यहाँ पर जिनके गोल्स इन एरियाज के साथ अलाइन थे, कि इन सबको कम करने में, रिड्यूस करने में, जो जो राइट्स है वो बढ़ाने में, इनके बेनिफिट्स में। तो देखते हैं 10 प्रिंसिपल कौन कौन से बेटा। ह्यूमन राइट से रिलेटेड हमारे पास 2 हैं, फिर लेबर से रिलेटेड हमारे पास 4 हैं, बुक के, आपके बुक की लैंग्वेज है एग्जैक्ट। एनवायरमेंट के रिलेटेड हमारे पास 3 है, और एंटी करप्शन का 1 है हमारे पास। तो ये टोटल 10 प्रिंसिपल्स है जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। देखते हैं एक बार जल्दी से। ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्या है, द सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को बचाना, सिंपल सी बात, प्रोटेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या है, द रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन और कंडोन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स को ऑलवेज प्रोटेक्ट करना, किसी भी कॉस्ट पर कोई भी चीज, कोई भी रूल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। लेबर से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल था, द सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं वो लोग, जैसे अपनी जो यूनियंस वगैरह फॉर्म करते हैं ना, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अलाउड है, उनको एसोसिएशन फॉर्म करना अलाउड है। दीज आर द प्रिंसिपल्स। फिर एबॉलिशन ऑफ द कंपल्सरी लेबर नहीं होना चाहिए। फिर द एबॉलिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, ये तो आपने सुना होगा, चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। द एलिमिनेशन ऑफ और डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। सारे एम्प्लॉयज का, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिकॉशनरी एंड इफेक्टिव अप्रोच टू एनवायरमेंट इश्यूज। हमें क्या करना है, प्रिकॉशनरी और इफेक्टिव अप्रोच रखनी है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवायरमेंट को लॉस हो उससे, राइट। प्रिंसिपल क्या है, इनिशिएट दी डिमॉन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, आपको दिखाना है कि एनवायरमेंट के लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो। इसके लिए एक टर्म है हमारे पास, याद है आपको, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लग जाती है, पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लेती है, पर्टिकुलर टर्नओवर्स अचीव कर लेती है, पढ़ेंगे आप लोग आगे डिटेल में, तो उनको CSR उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि अब उनको सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, है ना। प्रिंसिपल अगला क्या है, द प्रमोशन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। जो प्रमोशन करना है हमें किसका, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज है उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट करना है। फिर आता है एंटी करप्शन, नाम से पता लग रहा है, द प्रमोशन एंड एडॉप्शन ऑफ द इनिशिएटिव्स टू काउंटर ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन। किसी भी तरह का करप्शन, ब्राइबरी वगैरह नहीं होना चाहिए। एक्सट्रॉशन, ब्राइबरी लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए। समझिए, किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंदर कवर थे इन 4 एरियाज के अंडर।
एज इट इज क्वेश्चन आएगा बेटा इसका, ठीक है, अगर आएगा तो। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स SDG, ये भी हमारे पास ना बहुत सारे गोल्स आपको लिखे हुए हैं, 17 गोल्स है करीबन, तो जितने आप मैक्सिमम याद कर सकते हो इसके अंदर से, मैं सजेस्ट तो करूंगा कि सारे याद करो, पर अगर सारे नहीं होते किसी बच्चे से तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा एटलीस्ट आप इसमें से करो, एटलीस्ट आप करो 17 में से कम 8 to 10 तो आपको एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड तो 17 दिए हुए हैं, हो सकता है आपसे 17 के 17 याद ना हो, तो एटलीस्ट 8 से 10 आपको याद होनी चाहिए विद द रिस्पेक्टिव नंबर की, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ठीक है ना। आंसर में लिखोगे, आंसर की वेटेज बढ़ेगी। तो SDG 1 में पॉवर्टी एंड करना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आपकी मॉड्यूल का ही ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, है ना। अफोर्डेबिलिटी, क्लीन वाटर, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सारी चीजें आप देखेंगे तो सब में एक कॉमन बात क्या दिखेगी कि ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट दी सोशल वेलफेयर। इकोनॉमी में डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सोशल वेलफेयर होना जरूरी है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब चीजों का बेसिक वही है, ठीक है ना। बस में मेन बात क्या है, याद रखना अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव नंबर्स, ठीक है जी। चलो, तो 2030 का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एजेंडा है विद 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बता दिए हमने। नेक्स्ट, वेरियस एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वेरियस एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए, पहला है नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंडक्ट, NGRBC, क्या फुल फॉर्म है, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जो नेशनल गाइडलाइंस है, सिंपल है। द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड 9 एरियाज और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेम हैज बीन प्रोवाइडेड बिलो। कौन कौन से, सबसे पहला, ये भी आपके बुक से ये बेटा सेम एज इट इज क्वेश्चन बनेगा इन प्रिंसिपल्स का, किसकी बात कर रहे हैं, NGRBC की, और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यानी दीज आर फ्रॉम दी साइड ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। तो क्या है, बिजनेसेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद इंटेग्रिटी, भैया इंटेग्रिटी के साथ हो, एंड इन द मैनर दैट इज एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, ठीक है जी। दूसरा है, बिजनेसेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाए, सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल हम बात कर चुके हैं कि ऐसा ना हो कि आप आज ही सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दो, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, ये ध्यान रखना है ना, सेफ होना चाहिए। उसके अलावा फिर क्या है, द बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन देयर वैल्यू चेन्स, जो भी उनके वैल्यू चेन्स में इन्वॉल्व है, जो भी उनके स्टेक होल्डर्स है, कनेक्टेड है, उन सबका वेलबींग सबको प्रमोट करना है, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, द बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट एंड बी रिस्पॉन्सिव टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, का पॉइंट अलग से आ गया, सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट और सही से प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है ना। बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, लगभग प्रिंसिपल्स वही है जो पहले पढ़े थे, बस इन्होंने सीक्वेंस अलग कर दिया और कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनाई, ओवरऑल प्रिंसिपल्स दे दिया है ना। फिर क्या है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरमेंट, जो मेन हमारा चैप्टर है जिसके बारे में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आता है, बिजनेसेस व्हेन एंगेजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड बी इन अ मैनर दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी आप पब्लिकली कोई भी चीज कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी जैसे पब्लिक से लोन लेना, समझ गए, पब्लिक के शेयर इशू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बिजनेसेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, और इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, समझ गए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए, रीजन वाइज अलग हो रहा है, एरिया वाइज अलग हो रहा है, आपके किसी सेगमेंट में अलग हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, तो इक्वल। बिजनेसेस शुड एंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, भैया आपने कंज्यूमर्स को ही प्रोटेक्ट करना सबसे मेन, कंज्यूमर से आपका रेवेन्यू आना है, कंज्यूमर से आपका ग्रोथ आना मेन, तो कंज्यूमर्स की वैल्यूज को भी प्रोवाइड करना और सही तरीके से, है ना, एंगेज टू प्रोवाइड द वैल्यू टू देयर कस्टमर, कस्टमर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए अच्छे से। बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR, बेटा एक रिपोर्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इस पर मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है ना। BRSR के बारे में एक रिपोर्ट है जिसके बारे में अलग से आपसे पूछा जा सकता है। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी, सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग बॉडी कौन सी है भैया, सेबी, जो मेन गवर्निंग बॉडी है सारी लिस्टेड कंपनीज की, है ना, मैंडेट कर दिया इसने सेबी LODR रेगुलेशंस, LODR रेगुलेशंस होती है लिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके लिए रेगुलेशंस है, उनको हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज इंटीमेट करनी होती है सेबी को, तो रेगुलेशंस मैंडेटरी है, कोई बच नहीं सकता उससे। एप्लीकेबल टू द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया बेस्ड ऑन द 9 प्रिंसिपल्स, अब इसने जो 9 प्रिंसिपल हमने पीछे पढ़े थे ना NGRBC के, उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड एक रिपोर्टिंग है BRSR की। डिस्क्लोजर क्या होता है इसके अंदर, दो तरीके के, असेंशियल और लीडरशिप इंडिकेटर। असेंशियल में क्या आता है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है जो जाएगा ही जाएगा। फिर लीडरशिप में क्या आता है, वॉलंटरी, एनकरेज टू द रिपोर्ट, मतलब कोई ऐसी चीज है जो और ग्रोथ पर्पस के लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स के तौर पर हम एड ऑन कर सकते हैं, पर फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर होगा, ESG से रिलेटेड बोले तो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट से रिलेटेड पैरामीटर सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके प्रॉपर स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर होंगे, सब कुछ डिटेल में।
दूसरा आएगा एनेबल दी कंपैरेटिबिलिटी अक्रॉस कंपनी सेक्टर्स एंड ओवर टाइम। फिर करेगा हेल्प द इन्वेस्टर्स मेक बेटर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है ना, हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को अच्छे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। एनकरेज करेगा कंपनीज को टू एंगेज मीनिंगफुली विद स्टेक होल्डर्स बाय लुकिंग बियॉन्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बियॉन्ड भी देखा जाएगा सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कितना है, समझ गए। जो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि उनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना वो डिविडेंड दे पा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, है ना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा उनकी सोशल और एनवायरमेंटल ड्यूटीज कंपनीज की वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो इसमें कवर्ड होगा। तो बीआरएसआर मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टू अ रेगुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क। एक तो था अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग करना, इन्होंने क्या कर दिया, इसको रेगुलेटेड, सेबी ने रेगुलेटेड और एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क बना दिया कि भैया एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग होगी जिसके अंदर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी इन कॉर्पोरेट ईसीजी परफॉर्मेंस, ईएसजी सॉरी, ईएसजी बोले तो एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ईसीजी नहीं, ईसीजी तो कुछ और होता है ना। ईएसजीसी की जो भी परफॉर्मेंस यानी कि एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड कंपनीज की क्या परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्टिंग, ठीक है ना। BRSR core क्या है, a subset of the full BSR framework consists of the key performance indicators KPIs metrics under 9 ESG attributes designed to facilitate verification and assurance of the ESG data। key features क्या है, tailored to the Indian emerging market context, जो भी इंडिया में मार्केट इमर्ज हो रही है उनके लिए है। includes new KPIs for assurance such as job creation in small towns, openness of the business, gross wages paid to women, incorporate intensity ratio based on revenue adjusted for purchasing power parity, मतलब इकोनॉमिक कितनी परचेजिंग पावर पैरिटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनीज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, राइट। आगे देखें, BSR as a code specifies the data and approach to reporting and assurance। the specified approach is base methodology। कंपनीज में मेक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडजस्टमेंट कर सकती है और एस्टिमेशन प्रोवाइडेड दे आर डिस्क्लोज्ड, प्रॉपर डिस्क्लोज करेगी बेटा, डेटा दिया हुआ है 23-24 में फाइनेंशियल ईयर था। और एप्लीकेबिलिटी थी जो BSRR की, जो मेन बात है, टॉप 150 लिस्टेड कंपनीज पे थी, ठीक है ना, इससे बता रहा हूँ। देखो 23-24 में थी टॉप 150 कंपनीज पे, 24-25 में आ गई टॉप 250 पे, 25-26 में थी टॉप 500 और 26-27 में टॉप 1000 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। ये ईयर वाइज टॉप जो मेन कंपनीज है उनकी नंबर चेंज होते रहे, ठीक है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ESG डेट सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। जो डेट सिक्योरिटीज हमारे पास, इंडियाज कैपिटल मार्केट आर अंडरगोइंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। कैपिटल मार्केट में सब चीजें धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बोरिंग से, बॉन्ड से रिलेटेड, शेयर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो विद द रिलीज ऑफ द सेबीज न्यू फ्रेमवर्क ऑफ ESG डेट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट आ गया, excluding green bonds, the labeling and issuance of the social sustainability linked bonds has entered a new era of regulation। नया era आ गया रेगुलेशन का, इंटीग्रिटी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, कि अब आपको किस तरीके से काम करना है कि ग्लोबल अलाइनमेंट भी ध्यान रखना है। एज डिमांड फॉर ESG इन्वेस्टिगेटिंग सर्ज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिकम मोर रिगरस, India's move signal a shift from voluntary ESG claims to verifiable financial accountability। वेरीफेबल यानी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। और जून 5 को क्या हुआ, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर दिस। एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क आया है अदर देन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, अ लैंडमार्क मूव डिजाइन टू बॉल्स्टर क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट इन इंडियाज फास्ट इवॉल्विंग सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस इकोसिस्टम, है ना। टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं चीजें, तो गवर्नमेंट ने सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिए ECG, ESG नॉट ECG, ESG डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है इसके, एलिजिबिलिटी एंड लेबलिंग, ओनली दोज डेट सिक्योरिटीज दैट अलाइन विद द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड, जो सिक्योरिटीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, है ना। एग्जांपल ICMA प्रिंसिपल्स, क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड, एशियन स्टैंडर्ड मे बी लेबल्ड एज सोशल सस्टेनेबिलिटी और SLB बॉन्ड्स, क्या बोलेंगे उनको, SLB बॉन्ड, जो प्रॉपर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। यूज ऑफ प्रोसीड्स, इशुअर मस्ट क्लियरली डिफाइन द जस्टिफाई, जब उनको जो पैसा मिलेगा उसको कहां एलोकेट करेंगे, है ना, उसको जस्टिफाई करेंगे। इन केस ऑफ सोशल बॉन्ड से भी आइडेंटिफाई 6 प्रायोरिटी कैटेगरीज फॉर एलिजिबल यूज इंक्लूडिंग अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेंशियल सर्विसेज एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक इंपावरमेंट। तो इस पैसे को इन जगहों पर ही यूज करा जा सकता है और उस बात को जस्टिफाई करेंगे, बताएंगे। मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या होगा, इशूअर आर नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल डिस्क्लोजर जाएगा आउटलाइनिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, टारगेट पॉपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस prior to issuance। For SLBs, disclosure must include sustainability strategies, KPIs and performance targets। ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है बेटा, एज इट इज याद करना है इसको, ठीक है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर है जो जाएगा ही जाएगा। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यूअर्स मस्ट बी अपॉइंटेड विद प्री एंड पोस्ट इशुएंस। दीज रिव्यूअर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग अलाइनमेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड teamwork, verifying internal controls and evaluating the integrity of performance based instrument like SLBs। post issuance में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी,
एनुअल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस फॉलो होगी, डिटेल अपडेट्स होगी ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, प्रोग्रेस ऑन केपीआईज दिया जाएगा फॉर एसएलबीज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर एनी अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड्स। कोई पैसा आपके पास आया, आपने उसको यूटिलाइज नहीं करा, क्यों नहीं यूटिलाइज करा, कहां रखा है, क्या करना है, पूरा डिटेल जाएगा। ठीक है जी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। ओरिजिन प्रपोज्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट 19-20 में। एन इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म अंडर सेबी, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग है, ठीक है ना, रेगुलेटरी एम्बिट में। व्हाट इज एसएसई, है क्या ये, अलग से क्वेश्चन बन जाएगा बेटा इसके ऊपर भी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज लग रहा है मेरे को शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। होता क्या ये, मैकेनिज्म वेयर सोशल एंटरप्राइज एनजीओस एंड डोनर्स इंटरैक्ट टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां पर क्या होता है, सोशल एंटरप्राइजेस एनजीओ ये सब इंटरैक्ट करती हैं। ऑपरेट्स एज अ सेपरेट सेगमेंट विद इन एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, एक सेपरेट सेगमेंट है जो हमारी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज है, उन्हीं के अंदर, कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ये, इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक अलग से सेगमेंट है। अलाउज लिस्टिंग ऑफ किस चीज का, सोशल एंटरप्राइजेज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द कैपिटल एज इक्विटी, डेट और यूनिट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो सोशल एंटरप्राइजेज होती है वो भी पैसा रेज कर सकते हैं इक्विटी, डेट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर अंडर दिस कैटेगरी विच आर अंडर कवर्ड अंडर दी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सिंपल है। क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर द सोशल एंटरप्राइज एंड डोनर्स। जो डोनर्स हैं, सोशल एंटरप्राइजेज है, उनके लिए फंड रेज करना। फैसिलिटेट फंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ दी सोशल एंटरप्राइज, ताकि सोशल एंटरप्राइज भी ग्रो कर सके और उस पैसे को वो कहां यूज करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए। एस्टैब्लिशिंग रोबस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म हो सके, सोशल इंपैक्ट हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्रीज हो, है ना। बेनिफिट क्या है एनपीओस के लिए, इसका ऑल्टरनेटिव फंड रेजिंग एवेन्यू है, एक्सेस टू न्यू फंडिंग सोर्सेज, नए सोर्सेज को एक्सेस मिलता है। रिड्यूस द रिलायंस ऑन एड हॉक फंडिंग, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट फंडिंग मिलेगा, नहीं, उनको वैसे ही फंड मिल जाएगा अगर ये इस तरह से रेस करते हैं फंड्स। एनहांस द विजिबिलिटी एंड एक्सेस बढ़ेगा। बूस्ट द ब्रांड विजिबिलिटी एंड नेशनल रिकॉग्निशन, लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी वेबसाइट पे प्रॉपर लिस्टिंग होगी इसकी। एक्सेस टू इंपैक्ट इन्वेस्टिंग, फिलेंथ्रॉफी, डोनेशन को बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट फंडिंग, तो किसी भी तरह से फंडिंग आ सकती है। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, जितना ज़्यादा आपकी मार्केट्स में आपकी विद होल्डिंग होगी, जितना ज़्यादा स्टैंडिंग होगी, जितना ज़्यादा आप वहाँ पर सही तरीके से मेंटेन कर पाएंगे अपनी स्टैंडिंग्स को, उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, यानी आपको और लोन्स इजीली मिल सकते हैं। वैलिडेट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इंपैक्ट रिपोर्टिंग। फॉस्टर ट्रस्ट अमंग द सोशली कॉन्शियस इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक लीगल रिकॉग्निशन होगी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा ना। रिकॉग्नाइज्ड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस मतलब वही होता है कि चेक करते रहना कि सारे कंप्लायंसेस सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है, राइट। कोर प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। भैया ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देखते हैं जल्दी से। इट इज अ प्रोएक्टिव असेसमेंट, फिर से प्रोएक्टिव वर्ड आ गया, मतलब पहले से ही, कोई चीज होने से पहले ही आप कुछ कर रहे हो, राइट। एंड शुड बी इनिशिएटेड प्री और प्रो प्रोजेक्ट प्रोग्राम पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी प्रोजेक्ट होने जा रहा है उससे पहले ही कुछ चीजें इंश्योर कर लेना। एंड डेवलपमेंट डिसीजन आर मेड इन प्रोजेक्ट प्रोग्राम या कोई भी पोस्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम पॉलिसी असेसमेंट में आर कॉमन। व्हाइल दीज में नॉट अलाउ मच प्रॉब्लम अवॉइडेंस, दे कैन एडवाइस अ प्रॉब्लम मिटिगेशन, कि प्रॉब्लम को कैसे हटाया जा सकता है। फीड इनटू द फ्यूचर इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, जैसे हम फोरकास्ट बनाते हैं ना, वैसे हम असेसमेंट करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। डैमेज कंट्रोल को इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को हम एक्सप्लॉइट बचा सकते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब पूरा आगे हमारे पास ESG तीनों ही आगे है ना, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। कॉन्सिक्वेंस दैट एन एक्शन इज लाइकली टू हैव अपॉन द एनवायरमेंट, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस लीडिंग टू अ स्टेटमेंट टू गाइड द डिसीजन मेकर्स। इट इज स्ट्रक्चरल, सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसके अंदर सब कुछ कवर किया जाता है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस एंड मीन्स टू फाइंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट पाथ, एक सही डेवलपमेंट पाथ के लिए बहुत सही चीज है कि पहले से प्रोएक्टिव रहेंगे अगर। It is a process by which information is collected and assessed and determined whether it is wise to proceed with the proposed development, कि क्या हमें उस डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। It is an actively designed to identify and predict the impact of an action on the biological environment and on human health and well-being, and to interpret and communicate the information about such impact। जो भी इम्पैक्ट होने वाला है आगे उसको असेस करना और उससे रिलेटेड पहले से इन्फॉर्म करना ताकि आप पहले से ही रेडी रहो, है ना। ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्वेश्चन आएगा बेटा इसके ऊपर अलग से। इंडियाज एनवायरमेंटल इनिशिएटिव सिनेरियो में एनर्जी ट्रांजिशन में कोल सेक्टर ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे, यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कोल पावर प्लांट्स इज डिक्लाइनिंग, हम कोल पावर डिक्लाइन कर रहे हैं। ये जो हो रहा है एक्चुअल में वो है, कोल माइंस ऑपरेट एट ओनली 2/3 कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे कर ही नहीं रहे, ताकि ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना भी गलत है ना, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ होगी, आप तो आज ही एक्सप्लॉइट कर दोगे सारा। सम लार्ज माइंस जस्ट 1%। इंडिया हेल्ड इट्स लार्जेस्ट ओवर कोल माइन ऑक्शन 141 न्यू साइट्स रिसेंटली। न्यू माइंस लोकेटेड इन इकोलॉजिकली रिच फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरिया, मतलब जहां पर एबंडेंट है थोड़ा सा रिसोर्सेज, जहां पर ज्यादा अवेलेबल है तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां खत्म हो रहे हैं ऑलरेडी वहां बचा दिए, ठीक है ना।
एमिशन पाथवे क्या है? टू अचीव द 1.5 डिग्री सेल्सियस एमिशन पाथवे इंडिया नीड्स फेज्ड प्लान 2070 तक टू रिटायर ओल्ड एंड लो एफिशिएंसी पावर प्लांट्स को खत्म करना है। रिडक्शन ऑफ हॉल्ट ऑफ न्यू कोल्ड कैपेसिटी एडिशंस। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है? नेटवर्थी स्कीम्स लॉन्च ने करा है फेम विच इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन रिड्यूस करा जा सके। ई एमरिट पोर्टल बना है टू बूस्ट दी ईवी सेल्स। ई एमरिट एक पोर्टल है और फेम क्या स्कीम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करा जाता है, ठीक है ना, पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। चैलेंजेस क्या ईवीज में? ईवी कैन रिड्यूस द एमिशन ओनली इफ कब शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज इन इलेक्ट्रिकल जनरेशन इंक्रीज। भैया इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर ईवी को बढ़ावा देना है तो। करंट क्लाइमेट प्लेज बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉट एक्चुअल जनरेशन। एक्चुअल जनरेशन नहीं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। कोल स्टिल डोमिनेट्स एन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोल अभी भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, अभी भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन से ज्यादा कोल का जनरेशन है, पर वो ये है कि खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिक को प्रमोट करना जरूरी है। कार्बन सिंक है? सिंस 2015 इंडिया हैज बीन प्लानिंग एन इंक्रीज इन इट्स फॉरेस्ट ट्री कवर एंड हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोग्राम्स लाइक ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन हाईवेज पॉलिसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर फॉरेस्ट, प्लांटेशन अलॉन्ग रिवर्स एंड मोर टू अचीव द सेम। भैया ये सारी ग्रीनरी वगैरह सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रमोशन है। इंडिया हैज मेड अ बोल्ड कमिटमेंट्स टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड, बॉन्ड चैलेंज है ये, एंड सिक्वेस्टर एंड एडिशन ऑफ 2.5 से 3 मिलियन टन्स ऑफ CO2 बाय 2030। इतने तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने का वादा है ना। इन ऑर्डर टू रियलाइज दीज गुड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन जरूरी है और रिफॉरेस्टेशन जरूरी है टू बी कैटलाइज्ड विद एप्रोप्रिएट फंडिंग। मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टिंग कम करना और फॉरेस्टिंग बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना, ये है मेन, ठीक है ना। कार्बन सिंक, कार्बन को सिंक करना। एडाप्टेशन के ड्यूरिंग 15-16 इंडिया सेटअप ए नेशनल एडाप्टेशन फंड विद द इनिशियल एलोकेशन ऑफ इतना अमाउंट, एक डेटा का क्वेश्चन है, टू कम्बैट द एडाप्टेशन नीड्स एंड क्रूशियल सेक्टर, फर्दर असिस्टिंग द नेशनल एंड स्टेट लेवल एडाप्टेशन मेजर फाइनेंशियली। कि अडाप्ट करने में क्या दिक्कत है? अडाप्ट करने में ये दिक्कत आती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है फंडिंग की, तो ये हेल्प है फंडिंग की जो दी जा सकती है ताकि आप अडाप्ट कर सको, ठीक है ना। Moreover, there is a need to specify address agriculture adaptation. Around 60% of the Indian depends on the agriculture अभी भी for their livelihood and climate change is a extensive threat, है ना। क्लाइमेट आप देख रहे हो रेगुलर बेस पे चेंज हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया, एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बन गया। Along with the scaling and redesigning current programs like on farm water management and simplifying soil health cards, India must also develop robust programs ऑन स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना है, ऑन फार्मर्स का भी स्किल डेवलप हो ताकि वो क्रॉप्स को सही तरीके से उगाए और सही तरीके से मैनेज कर सके, है ना। इंप्लीमेंट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एनेबलिंग देम टू शिफ्ट टू द क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक एग्रो इकोलॉजिकली, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ताकि एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करा जा, है ना। एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, कम से कम एनवायरमेंट को नुकसान हो, है ना। प्रमोटिंग द प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर एंड ऑल्टरनेट प्रोटीन्स एंड मोर। तो ये फार्मर्स को भी इसके बारे में नॉलेज देना, इसके ऊपर भी काम है। ये किसके अंदर बात हो रही है? एडाप्टेशन से रिलेटेड। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS क्या है? बैकग्राउंड एंड नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो 2023 का है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलाइंड विद द इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस द एमिशन। ये भी किस चीज से रिलेटेड है? स्पेसिफिकली एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। लेड फाउंडेशन फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है फॉर इंडियन कार्बन मार्केट, स्टैब्लिश हुई है, प्रोवाइड गवर्नमेंट एंड ओवरसाइट टू कार्बन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जिसके अंदर गवर्नमेंट ने भी पूरा सहयोग दिया है, ठीक है जी। की एलिमेंट देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, फटाफट से। सबसे पहले कंप्लायंस मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज प्राइमरली इंडस्ट्रियल सेक्टर मस्ट मीट द एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को मीट करे रेगुलरली, ऑफसेट करे मैकेनिज्म को, वॉलंटरीली पार्टिसिपेशन बाय नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज थ्रू क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये ऑफसेट मैकेनिज्म है, कैसे करना है? वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज का, जिनको ऑब्लिगेशन नहीं है उनका भी अपनी मर्जी से होना चाहिए, है ना, पार्टिसिपेशन थ्रू क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट से। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इसमें? रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन थ्रू कार्बन प्राइसिंग से। कार्बन प्राइस समझ लो कि भैया जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा आपके ऊपर प्राइस टैक्स लग जाएगा। इंसेंटिवाइज्ड एंड कार्बन एंटिटीज इन डीकार्बनाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भैया डीकार्बनाइजिंग मतलब वही CO2 रिड्यूस करना, है ना, डीकार्बनाइजिंग। व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग? देखो, पॉलिसी टूल्स पुटिंग अ फाइनेंशियल कॉस्ट। मैंने बताया ना कि जितना ज्यादा आप कार्बन एमिशन करोगे उतना ज्यादा आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट डाल देना ऑन GHG एमिशन प्राइमरली CO2। एनकरेजेस पॉल्यूटर्स टू पे फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, कि भैया जो पॉल्यूशन ज्यादा करेगा वो डैमेज के हिसाब से पे करेगा। इंसेंटिवाइज द शिफ्ट टुवर्ड क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज। इंसेंटिवाइज करना है, उनको इंसेंटिव देंगे जो क्लीनर की तरफ मूव कर, जैसे ईवी के लिए सब्सिडीज मिलती है, सुना आपने, है ना। प्रमोट्स द एमिशन रिडक्शन थ्रू मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के बेसिस पर प्रमोट करना एमिशन रिडक्शन को,
ठीक है जी। इंडियाज प्रोग्रेस देखेंगे, रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटेड कार्बन प्राइसिंग इकोसिस्टम, डेवलपिंग अ रेट बेस्ड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग चीजें जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। Establishing voluntary carbon crediting mechanism, पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है ना, पार्ट है ब्रॉडर क्लाइमेट का जो ओवरऑल चीजें है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें, इंक्रीजिंग ग्लोबल एम्फेसिस ऑन कार्बन मार्केट, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड इंडिया अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क। इंडिया भी इसके ऊपर ओवरऑल में काम कर रही है बेटा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने इसके अंदर कवर करें। लास्ट के जो आप देखोगे इनिशिएटिव्स देखेंगे सारे, इनके अंदर कुछ कुछ नाम है जो आप एक बार लिख लिख के याद करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी का पेपर है तो आपको मेंशन करने के लिए आ सकता है कि किस किसने, गवर्नमेंट ने कब कब कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं कार्बन रिड्यूस करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा इसके अंदर से, डोंट वरी, बहुत डायरेक्ट और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनने वाले चैप्टर से। लर्निंग काम है, थोड़ा सा समझना है और लर्न करना है। ठीक है, तो आई होप बेटा चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये थे हमारे चैप्टर 10 तक हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं, बचे हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स, है ना। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।